Hello friends, so let's move ahead with the chapter theory of production and cost. हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था. अर्लियर वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कशंस कंप्लीट किए हैं. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. देन वी स्टार्टेड विथ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर हमने कंप्लीट किया व्हाट डू वी मीन बाय लैंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंड, राइट. आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लेबर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेबर. देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल, what are the different types of capital, and lastly we saw how is the process of capital formation, right. So after all the discussions, let's move ahead to the further theory in the chapter, that is next factor of production, that is entrepreneur, right. जी अगला पॉइंट जब हम देखने वाले हैं वो है entrepreneur. Who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who brings in the idea of business, right. मुकेश अंबानी is an entrepreneur, राइट. बिजनेसमैन हम इसे कॉमन मैन, मैंगो मैन की भाषा में कह सकते हैं. बिजनेसमैन या व्यापारी व्यापारी बिजनेसमैन ही वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस की आइडिया लेकर आता है, राइट. और उस आइडिया के साथ ही बिजनेस चलता है. इसीलिए एंटरप्रेन्योर का जो ये रोल है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है प्रोडक्शन की इस प्रोसेस में, राइट. कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, ये सबसे पहले आइडिया किसके दिमाग में आती है, तो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आती है. और उस आइडिया का स्वरूप जो फिनिश गुड्स में लाना है, तो वो पूरी गतिविधि, पूरी एक्टिविटी किसके जिम्मे होती है, तो वो एंटरप्रेन्योर के जिम्मे होती है, राइट. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु लुक्स इनटू ऑल द मैटर्स एंड ब्रिंग्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर एंड परफॉर्म्स द प्रोडक्शन, right. It is as per his guidelines and his planning and his idea that a production of the goods and services takes place. So is the most important factor of production, right. A most important change in the production, right. A person who brings in all the factors of production together to produce the goods and services with his entrepreneur skills with the motive of earning profit is called as an entrepreneur, right. Who is an entrepreneur? A person who brings the factors of production together for what? To produce the goods and services with the help of his entrepreneurship for the motive of profit. और ये सब चीज़ें एक एंटरप्रेनर क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों, मुनाफा कमाने के लिए, राइट. कोई भी एंटरप्रेनर, कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट या मुनाफे के लिए ही काम करता है, नुकसान के लिए कोई भी काम नहीं करता है. आर वी क्लियर, राइट. नाउ लेट्स लुक इनटू व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस अ एंटरप्रेनर हैज टू डिस्चार्ज. Being an entrepreneur, being the leader of the organization, what are the various functions an entrepreneur has to perform? First, initiating the business enterprise and resource coordination, right. आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करके ठीक तरह से प्रोडक्शन तभी चालू होगा जब एंटरप्रेनर अपने स्किल अप्लाई करके उनका इस्तेमाल करेगा, राइट. अगर आप लेबर को ऑर्डर ना दो कि क्या काम करना है, लेबर आपके फैक्ट्री में आइडियल खड़ा रहेगा और ऐसे ही उसका जो लेबर आ रहा है वो वेस्ट चला जाएगा, राइट. आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसों का इस्तेमाल आपको बिजनेस में ठीक तरह से करना पड़ेगा, तभी जाकर एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल हो पाएगा, राइट. वी हैव लर्नड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट. प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेनर टू लुक इनटू हाउ द फाइनेंस इज प्रोक्योर्ड एज वेल एज यूटिलाइज इन द बिजनेस, राइट. देन जैसे मैंने बताया, लेबर काम करता है, लेकिन लेबर एंटरप्रेनर के डायरेक्शंस पे काम करता है. कैपिटल का किस तरह से यूटिलाइजेशन लेना है, ये भी एक एंटरप्रेनर के ऊपर ही होता है, राइट. और बाकी जो कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, सही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सही चीज़ सही वक्त पे उपलब्ध अगर जब होगी, तब जाके प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबल है. तो सही चीज़ सही मात्रा में सही वक्त पर उपलब्ध करके देने की और ठीक तरह से बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके चलाने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर होती है, तो वो है एंटरप्रेनर के ऊपर. सो बिजनेस को इनिशिएट करना राइट फ्रॉम स्टार्ट. आइडिया किसके दिमाग से आती है, तो एंटरप्रेनर के दिमाग से आती है, राइट. फ्रॉम इनिशिएटिंग द बिजनेस टू कैरिंग ऑन द बिजनेस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द entrepreneur. Second point is risk bearing and uncertainty, right. The entrepreneur is the owner of the organization or the business, so he is the ultimate risk bearer of the business, right. बिजनेस में कुछ भी नफ़ा नुकसान होगा तो उसी का होगा, नफ़ा हुआ तो उसका, नुकसान हुआ तो भी उसका. अगर प्रॉफिट है तो भी एंटरप्रेनर का है, और नुकसान है तो भी एंटरप्रेनर का ही माना जाएगा. बात समझ में आ रही है आपके? क्यों? बिकॉज इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ही विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजंस. नेक्स्ट, इनोवेशन. It is the prima facie responsibility of the entrepreneur to look into the innovations for the enterprise, right. इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा. Way back to
2000 के जब हम बात करेंगे, 2000 से 2010 तक का दौर ऐसा था कि नोकिया वॉज द मार्केट लीडर मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी। जितना भी मार्केट में मोबाइल बिकता था उसका मैक्सिमम एज गुड एज मैं बोल सकता हूँ 90% मोबाइल जो है अकेले नोकिया बेचता था। ही वॉज द लीडिंग, दैट कंपनी वॉज द लीडिंग मार्केट शेयर होल्डर फॉर मोबाइल फोन्स, राइट। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि जिससे कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा था आज बेचने पे आ गई? उसका सबसे मेन रीज़न था इनोवेशन। एंड्रॉयड का इनोवेशन हुआ बट नोकिया रिफ्यूज टू एडॉप्ट दैट सिस्टम। उन्होंने कहा उनकी जो सिस्टम है वही सब सही है और वो उन्हीं सिस्टम्स के साथ आगे चलते रहेंगे। धीरे धीरे एंड्रॉयड का इनोवेशंस लोगों को पसंद आने लगा एंड पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू एंड्रॉयड फोन्स बिकॉज नोकिया वर नॉट एंड्रॉयड फोन्स, दे वर thrown out of the market and a company which once was a leader for mobile manufacturer ultimately got sold. आज हम चैट यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, स्नैपचैट पे चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं चैट्स के। लेकिन सबसे पहले चैट स्ट्रीम बनाना या चैट लाने का काम किसने किया है? तो याहू ने किया है। मुझे आज भी याद है 2005 की बातें हैं जब मैं याहू मैसेंजर पे चैट किया करता था। किसे चैट करता था ये मत पूछना, चैट करता था, दोस्तों से ही चैट करता था, राइट। सो पहली बार ये जो चैट का फंडा है ये याहू ने लेकर आया था। एक टाइम मेल का सिस्टम जो भी है वो याहू लेकर आया था। सो जिसने शुरुआत की, जो एक वक्त मार्केट लीडर था लेकिन बाद में जो है वो कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हो गया? वक्त के साथ उन एंटरप्रेन्योर्स ने इनोवेशन नहीं किया। तो इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर इनोवेशन से बदलाव है, नया कुछ लाना है, तो वो सब चीज़ें देखने की, करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक एंटरप्रेन्योर की है। अगर बिजनेस में इनोवेशन लाना है, बिजनेस में अगर इनोवेशन लाना है तो इनोवेशन लाने की जिम्मेदारी भी एक एंटरप्रेन्योर की ही है। वही इनोवेशंस लाकर आज कितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहाँ से कहाँ चले गए, राइट फ्रॉम you can take example of Bill Gates to Mukesh Ambani to a number of persons. They have innovated the way they do business. They are not following the traditional way of doing business. If they would have opted those traditional ways and haven't had accepted the innovations, they would also have been thrown out as Nokia was thrown out of the market. Right? Are you getting the point? So these are the three major functions which the entrepreneur has to perform, being the leader of the organization. Right? नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट। नाउ दिस इज अ डिफरेंट हेडिंग, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, राइट। एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव यानी हेतु। जब हम सीए फाउंडेशन की क्लास पढ़ रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट आई एम एबल टू इजीली क्लियर माई सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन बाय 300+ स्कोर, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, right, with proper learning, with conceptual learning, right, that is our objective, right। ठीक उसी तरह से जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर एक बिजनेस के अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? जिस तरह से हमारे अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक उसी तरह से हर एक एंटरप्राइज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस के कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज हर्डल्स इन अ बिजनेस, राइट। जब हम हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, दैट टू बी 300+ स्कोर विथ कंसेप्चुअल लर्निंग। सो इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या है? आपका मोबाइल फ़ोन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। लिस्ट लंबी है, गिनाता चलूँ तो गिनती कम है, राइट। So now on, what are these? These are your hurdles, these are your constraints which will keep you away from your objective. ठीक उसी तरह से हर एक एंटरप्राइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो हर्डल्स होते हैं उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या हर्डल्स एक बिजनेस के सामने होते हैं। आर वी क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से द वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव अगर मैं किसी कॉमन मैन लेमैन को पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक और द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, सर प्रॉफिट। सही है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन बच्चों बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए होता है, बट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनिक और द बेसिक ऑब्जेक्टिव।
द ऑर्गेनिक और द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज फर्स्ट सर्वाइवल। अगर बिजनेस मार्केट में सर्वाइव किया तो मुनाफे की बात है, अगर बिजनेस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सका तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, सोच लो, राइट। मान लो ये साल मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसा कभी सुना है कि आपने कोई बिजनेस है कि बिजनेस लगाते ही प्रॉफिट शुरू हो जाता है? नहीं, इट टेक्स टाइम टू अर्न प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस व्हेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि प्राइमा फेसी शुरुआत में हमारे खर्च ज़्यादा होते हैं, शुरुआत में नए नए चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा खर्च काफ़ी हो चुका होता है, इसके लिए हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, इसलिए ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पहले टिक लो मार्केट में, सर्वाइव हो जाओ, क्योंकि मार्केट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। आप कुछ अलग से बिजनेस करो जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इमीडिएटली आपको देखकर नए लोग मार्केट में उतर जाएंगे आपके कंपटीटर्स बन के। तो फिर अगर कंपटीटर्स के सामने टिकना है तो ज़रूरी क्या होगा कि हमें बिजनेस को ठीक तरह से चलाना होगा, एंड वी नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट, इन द कॉम्पिटिशन, राइट। सीए बनना है तो कंपटीशन में सर्वाइव करना होगा, राइट। आईएएस बनना है तो कंपटीशन में सर्वाइव करना होगा। इफ़ यू आर एबल टू सर्वाइव दैट कंपटीशन यू विल रीच योर अल्टीमेट गोल। इन द सेम मैनर इफ अ बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, अल्टीमेटली इट विल बी एबल टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग का, वो अचीव तभी किया जा सकता है जब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल इज फुलफिल्ड। अगर बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता तो कतई ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस अपना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकता है। अपना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तभी पूरा किया जा सकता है जब कोई बिजनेस सर्वाइव करे। कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट हो तो पहले यही का है, पहले थोड़े पैर जमा ले इंडस्ट्री में, थोड़ा कंपटीशन में सेट हो जाए, थोड़े सर्वाइव हो जाए, थोड़ा टिक जाए, और फिर बाद में हम प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होते हैं। हम प्रॉफिट की तरफ बाद में जाएंगे, विल मूव टुवर्ड्स प्रॉफिट सेकेंडरी, बट फर्स्टली विल ट्राई टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट, राइट। सो बेसिकली फॉर एन एंटरप्राइज सर्वाइवल इज कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनिक और द वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव। बात हमेशा याद रखना, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अगली बार आपको कोई पूछे कि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है तो कहना मत प्रॉफिट। ऑर्गेनिक और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सर्वाइवल। इज दिस पॉइंट क्लियर? Right? Profit is the basic objective of an enterprise, but the organic objective states survival is the basic objective. क्योंकि सर्वाइव हुए तो ही हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। एंटरप्राइज कैनॉट अर्न प्रॉफिट इफ इट इज अनेबल टू सर्वाइव। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में नए नए आओ, कंपटीशन में आप सर्वाइव ही नहीं कर रहे, आप मार्केट से बाहर निकल गए एक साल के अंदर, तो कई का प्रॉफिट धरे के धरे रह जाओगे, राइट। सर्वाइवल मीन्स दैट द एंटरप्राइज शुड बी एबल टू रिकवर एटलीस्ट इट्स कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन। शुरुआत में जितना हमने लागत लगाई है, जितना पैसा लगाया है, जितना खर्चा लगाया है, उसका पहले खर्चा तो निकलना चालू करो, फिर हम बाद में प्रॉफिट का सोचेंगे, राइट। वंस एंटरप्राइज इज अश्योर्ड ऑफ इट्स सर्वाइवल देन इट विल एम एट प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसे कोई बिजनेस हम नया लगाते हैं तो उसके अंदर हम शुरुआत में मान लो 10 लाख रुपए लगाएंगे। 10 लाख रुपए लगाते हैं कि एक ही दिन में 10 लाख रुपए कमा के प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे क्या? नहीं, पहले हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट हमने इनकर किया पहले उस कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। सर्वाइव करते करते हमारा पहले कॉस्ट रिकवर करेंगे, एक बार हम मार्केट में अच्छी तरह से टिक गए, अपने पैर जमा लिए, फिर हम अपने जो प्रॉफिट मोटिव की तरफ बढ़ते रहेंगे। बात समझ में आ रही है आपके, राइट? The organic objective is rightly defined by Errol Morris in his book The Economic Theory of Managerial Capitalism, right? ये जो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है ये पहली बार समझाया था एरल मॉरिस ने उनकी किताब में द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म रिटन इन द ईयर 1964। द थ्योरी बाय मॉरिस इज फोकस्ड ऑन बैलेंस ग्रोथ, राइट? ये जो मॉरिस की थ्योरी है ये बैलेंस ग्रोथ के बारे में बात करती है। बैलेंस ग्रोथ यानी क्या, राइट? द थ्योरी ऑफ बिग फर्म्स बैलेंस ग्रोथ के बारे में बात कर, थ्योरी ऑफ मॉरिस जो है बैलेंस ग्रोथ के बारे में बात कर रही है। मुनाफा साथ साथ सर्वाइवल, ठीक तरह से संतुलन हो, राइट? ठीक तरह से बैलेंस हो सभी चीज़ों के अंदर, एकदम से प्रॉफिट नहीं होता और एकदम से सर्वाइवल है, दोनों के बीच में ठीक तरह से बैलेंस होना चाहिए। आप सर्वाइव करते करते धीरे धीरे प्रॉफिट कमा सकते हो। थ्योरी ऑफ बिग फर्म्स ये कहता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जहाँ अलग है वहाँ मैनेजमेंट का गोल होता है सर्वाइवल और जो ओनर्स होता है उनका गोल होता है
प्रॉफिट इस, वो तो सीधी सीधी बात है। शेयर होल्डर्स का मोटिव रहेगा टू अर्न प्रॉफिट्स, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू सर्वाइव इन द बिजनेस, राइट। Hence the theory puts a proper link between the two objectives of survival and profit. So पहले survive करें मार्केट में, फिर हम हमारे objective profit की तरफ बढ़ेंगे. Now that we have understood the first objective of survival, now let's move on to understanding the next objective, that is economic objective of profit making. Now you can understand this concept. If someone asks what is the economic objective of an enterprise, किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक आर्थिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका इकोनॉमिक आर्थिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग. Once a business is set in the market, once the business is survived in the market, then you can plan how to earn profits from your enterprise or business, right? This is one of the most important objective of the business. Ultimately business ही हम मुनाफा प्रॉफिट के लिए करते हैं. It emphasizes प्राइसिंग पॉलिसी सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेजर किसके ऊपर काम करना होगा, प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा. अगर हमारी प्राइसिंग पॉलिसी सही है तो हम सही मात्रा में प्रॉफिट कमा पाएंगे, राइट. प्रॉफिट कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो दो तरह के प्रॉफिट है, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट और दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. चलिए मैं आपको सारे टर्म्स ये जो है समझाने की कोशिश करता हूँ. इकोनॉमिक प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को हमें दो पार्ट्स में अंडरस्टैंड करना है. एक है इकोनॉमिक प्रॉफिट और दूसरा है अकाउंटिंग प्रॉफिट. सीधी सीधी बात समझने की कोशिश करो. ये अकाउंटिंग प्रॉफिट वो होता है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हो. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, अब CA के स्टूडेंट्स हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये प्लीज़ मत पूछना, राइट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, profit for the year, right. Now this profit which is calculated as per our profit and loss account, which is as per our accounting, is nothing but called as your accounting profit. Then what is economic profit? So economic profit समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे what is economic cost and what is accounting cost. एक बार हम समझ लिए कि इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का फ़र्क क्या है. क्या फ़र्क है, चलिए देखते हैं. इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड implicit cost. Explicit cost and implicit cost, whereas accounting cost includes only explicit cost. Explicit cost, ये टर्म्स काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज़ आपको आगे कॉस्टिंग में भी बहुत अच्छे से काम आएगी. अभी से बेसिक अच्छे रखना कि इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है, ताकि आपको इंटरमीडिएट लेवल पर ये टर्म समझने की दिक्कत ना हो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इस तरह के कॉस्ट समझने में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, राइट. नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट which we actually incur, pay and account for. Example, electricity bill, wages, राइट. उसके बाद क्या हो सकता है, टी एंड रिफ्रेशमेंट, एनी एक्सपेंसेस यू से, सैलरी टू वर्कर्स, वेजेस टू लेबर्स, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, टी एंड रिफ्रेशमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
एटसेट्रा। क्या ये सभी कॉस्ट हम एक्चुअल में इनकर करते क्या? यस, वी इनकर ऑल दिस कॉस्ट एंड वी एक्चुअली पे फॉर इट एंड वी ऑल्सो अकाउंट फॉर इट। क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त क्या ये सभी कॉस्ट को लिखा है क्या? यस। तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्च हम अकाउंट करते हैं, लिखते हैं, we account for it. Why we account for it? Because we pay for it, right? So these all costs which we account and pay for are called as your explicit cost. जो खर्च हम एक्चुअली करते हैं, उसके लिए पे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, उस सभी कॉस्ट को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट का तो पूरा डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गया, राइट? What is accounting cost? Accounting cost nothing but includes explicit cost. What is accounting explicit cost? Explicit cost are those costs which we actually incur, pay and account for. Is this clear? Now let's understand what is implicit cost. Let's say this is a building. Now this entire building is used for my business. Now this building is owned by me and I am using this building for my own business. Do you think I will pay rent to myself and I will record an account for same? क्या बात कर रहे सर, बिल्डिंग के मालिक की तुम हो तो खुद को थोड़ी भाड़ा देंगे यार, नहीं ना, राइट? So we don't account and record for it. Let's say I could have given this building on rent to someone, let's say Mr. A. I could have given this building on rent to Mr. A, right? For an annual rent of 2,40,000. Now what has happened? I have utilized this building for my business. अगर मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं करता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? रेंट मिलता। कितना मिलता? 2,40,000 रुपये। बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस फैक्टर इन माई बिजनेस, आई हैव फोरगॉन द रिवॉर्ड विच आई कुड अर्न बाय गिविंग इट ऑन रेंट। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ नॉट अर्निंग इज नथिंग बट योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रही क्या? मैंने बिल्डिंग किस लिए इस्तेमाल की है? बिजनेस के लिए इस्तेमाल की। एकदम आराम से जाएंगे। हमने बिल्डिंग किसके लिए इस्तेमाल की है? बिजनेस के लिए इस्तेमाल की है। तो क्या हम खुद को रेंट देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि हमने ज़मीन का, हमारे बिल्डिंग का इस्तेमाल खुद के बिजनेस के लिए किया है। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी होगा कि अगर हम ये बिजनेस में ये बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करते और इसे किसी और को रेंट पे देते तो मैं कितनी कमाई कर सकता था। That opportunity lost is nothing but my implicit cost. Let's say I am working in my business. So do I pay salary to myself? No. लेकिन अगर मैं बिजनेस में काम नहीं करता तो मुझे बैंक में जॉब मिलता और बैंक में जॉब के लिए मुझे 10 लाख रुपए सालाना पैकेज मिलता। Because I am working in my business, I have lost the opportunity of earning those 10 lakh rupees. So this opportunity lost for earning is nothing but your implicit cost. Implicit cost is nothing but the opportunity cost lost. Opportunity cost lost. बात समझ में आई आपके? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बिजनेस में यूज कर रहे हो उसका कोई अगर अल्टरनेट यूज होता तो उसमें से जो उसको रिवॉर्ड मिलता उस कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि बुक प्रॉफिट है या नहीं है, राइट? लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या हमने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। इसीलिए हम बुक कॉस्ट के साथ साथ जो रिवॉर्ड हम अर्न कर सकते थे लेकिन हमने अर्न किए नहीं क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगाए हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हुआ है उसे भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड वेदर वी हैव इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड आवर रिसोर्सेज, राइट? मैंने ये बिल्डिंग अगर मैं रेंट पे देता तो मैं 2,40,000 रुपये कमा लेता, 2,40,000 रुपये कमा लेता, राइट? लेकिन मैंने खुद का बिजनेस किया है, बिजनेस करने की वजह से, लेकिन बिजनेस में कुछ ठंडा था, कुछ इतना कुछ कोरोना की वजह से बिजनेस हुआ नहीं, सो आई हैव नॉट
made any profit nor I have made any loss. As per books of account, my profit and loss account shows that everything is balanced. That is my net profit is equal to my expenses, right? So सब कुछ जीरो है, मेरा नेट प्रॉफिट जीरो है. अब मेरा नेट प्रॉफिट जीरो है ना, खर्चा और रेवेन्यू मैच हो गया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? किताब के हिसाब से आपका प्रॉफिट जीरो है, लेकिन इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं किया. क्योंकि अगर आप आपकी बिल्डिंग रेंट पे देते तो आज आप 2,40,000 प्रॉफिट में रहते. समझ में आ रही है? इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड वेदर द रिसोर्सेज हैव बीन इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसे कहते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? अब दोनों भी तरफ ध्यान से देखना. अकाउंटिंग कॉस्ट में आता है सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों भी आते हैं प्लस. सो इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, सॉरी, इकोनॉमिक कॉस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट. इसका मतलब क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आ गए, उसके अलावा और जो कॉस्ट आ रहे हैं दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट. इफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? हम प्रॉफिट निकालते हैं. प्रॉफिट कैसा निकलता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो हम अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट. टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या आएंगे? ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट? और अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट, यहां सिर्फ क्या आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगा, राइट? लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट विच इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल accounting cost which is nothing but the explicit cost. Economic profit is equal to total revenue minus total economic cost which includes explicit as well as implicit. इससे हमें ये conclusion निकलता है that accounting profit is always greater than economic profit. क्या रीजन है बच्चों? रीजन ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन कंसिडर करता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट ये एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करता है. आई बात समझ में? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या? आया ना? राइट? चलिए. सो जब हम इकोनॉमिक या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग प्रॉफिट, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉफिट. वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट? Boyle's theory of sales maximization states that maximizing sales is the main objective. इसके अंदर अब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अलग अलग थेरीज थे अलग अलग पॉइंट को लेकर. जहाँ पे बाउमिल्स का जो थेरी था वो कहता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रादर देन सेल्स है. अगर सेल्स बढ़ेगा तो अपने प्रॉफिट बढ़ना ही है, राइट? As per A. Birla and GC, means firms have distinctive ownership and management have different utility with respect to profit, right? So the owners want the profit to be declared or more of profit, whereas the management was sustained growth, जहाँ पर वो सोचते हैं कि सस्टेन ग्रोथ, जहाँ पर वो सोचते हैं कि बैलेंस होना चाहिए दोनों में भी, प्रॉफिट में भी और साथ साथ सर्वाइवल में भी. एज पर विलियमसन मॉडल, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स
prefer profit, that is declaration of dividend, whereas board of directors aimed at retention of profit. ये बात तो होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि प्रॉफिट को रिटेन करो, बिजनेस में आगे काम आएगा, एक्सपेंशन हम कर पाएंगे. शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, उनका मानना ये है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उसे फटाफट डिक्लेयर कर दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट. एंड क्रेडिट मार्च हैव सजेस्टेड द 4 possible goals in the addition to profit, that is production, inventory, sales and market share. प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपनी इन्वेंट्री बढ़ाओ, अपने सेल्स बढ़ाओ और अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा, राइट. नाउ दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग. आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट हमने बात की ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये है कि दैट बिजनेस शुड सर्वाइव इन द मार्केट. Once a business survives in the market, once it fulfills its organic objective, then it can move on to its economic objective, that is profit making. But which profit? Economic profit, not accounting profit, right? Next, social objectives. Do we live in vacuum? No, we live in a society. जिस समाज में हम कमा रहे हैं उस समाज के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. The society in which we live on, we are also responsible towards that society. So what all responsibility an enterprise has towards the society is called as the social objectives. What can be the social objectives then? Let's say the enterprise should not get into black marketing, right? Black marketing उन्होंने करनी नहीं चाहिए. फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? एंटी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करके गलत तरीके से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, राइट. जैसे कि अभी समझ लो कोरोना का टाइम है, जैसे कि छोटा सा भी रिसेंट एग्जांपल सभी ने देखा. कोरोना का टाइम है, जो मास्क 2 रुपये मिलता था अब 14 रुपये में मिल रहा है, राइट. The mask of 2 rupees is being sold at 14 rupees. The time is very critical where we expect everyone टू गेट मास फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसे दौर में अगर एंटरप्राइज पैसे कमाने की सोच रहा है तो क्या ये सोशल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही है या गलत है? बट ऑफ कोर्स ये बात गलत है, राइट. सो जो समाज के प्रति जो एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो है मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ सप्लाईज, राइट. आपका नाम हो चुका है, आपका गुडविल हो चुका है, आप जो बेचेंगे वो पब्लिक लेंगे. तो इसका मतलब ये है कि हम अंडर रेटेड या अनक्वालिटी गुड्स को बेचेंगे या लो क्वालिटी के गुड्स बेचेंगे? नहीं, ऐसा चीज़ हमें नहीं करना चाहिए. अवॉइड प्रॉफिट्स में एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, राइट. ब्लैक मार्केटिंग या फिर स्टॉक होल्डिंग, राइट. मान लो प्याज का सप्लाई कम है, राइट. मार्केट में प्याज का सप्लाई कम है, ऐसे वक्त आपके पास काफ़ी सारा प्याज का स्टॉक है. आप स्टॉक को रोक के रखो तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा. लेकिन क्या ये सही प्रैक्टिस है? नहीं, दिस इज़ एंटी सोशल प्रैक्टिस. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट बनती है. बिजनेस क्या देता है समाज को? एम्प्लॉयमेंट देता है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण का प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है. अभी देख लो 2 महीने से 50 डेज, 2 महीने से नज़दीक, 2 महीने के नज़दीक वी आर इनटू लॉकडाउन, राइट. ऐसे गवर्नमेंट करोड़ों खर्च कर ली लेकिन गंगा को साफ नहीं कर पाई. 2 महीने इंसानों को घर में क्या रखा? सब नेचर ने अपना रूप ही बदल दिया, राइट. नाउ दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस शोज कि हम एनवायरनमेंट का भी कितना गलत इस्तेमाल करते हैं. बीइंग एन एंटरप्राइज, अगर आप एंटरप्राइज हो और एंटरप्राइज के अंदर अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज से एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो उस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, राइट. यहाँ पर होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, राइट. दिस इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विच टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट. एक फर्म का, एक एंटरप्राइज का, एक बिजनेस का अपने एम्प्लॉई, अपने ह्यूमन कैपिटल के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट. इसके अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं, राइट. फेयर डील ऑफ एन एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, यानी कि हर एक लेवल पर जो जो लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें एक फेयर डील दीजिए. फेयर डील दीजिए यानी 10,000 पगार दे रहे हो, काम उससे 50,000 का करा रहे हो, ऐसा काम मत करना. जो व्यक्ति अपनी क्षमता से जितना काम कर रहा है उसकी क्षमता से, उसके एफर्ट से कंपनी को जितना मुनाफा हो रहा है उसके हिसाब से उसे एक फेयर डील दीजिए, राइट. क्योंकि आप अभी समझो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग काम करने के लिए तैयार है, तो ऐसे सिनारियो में लोगों को यूज़ करना,
सैलरी कम देना, ज़्यादा काम करवा के लेना, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, राइट। सो फेयर डील देने चाहिए हर एक लेवल पे, हर एक, ऐसा नहीं कि सबको ही लाख रुपए पकड़ दो, जिसको उसको उसके काम के हिसाब से सही पगार वगैरह और सही डील देने चाहिए। अगर कोई चपरासी का काम करता है, उसको उसके ओहदे से, उसको उसके लेवल से ही ठीक तरह का पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्यून या क्लरिकल वर्क है उसको एमडी की लेवल की सैलरी मिले, नहीं। हर एक को अपने लेवल, अपने एफर्ट्स, अपने कामगिरी के हिसाब से एक सही डील देनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स, राइट। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे लाकर चलेगा नहीं, हमें उनके स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए देख सकते हैं आप आईटी सेक्टर में काफ़ी सारे ऐसे सेमिनार्स और काफ़ी सारे वर्कशॉप्स अरेंज किए जाते हैं उनके जो इंजीनियर्स या स्टाफ होते हैं, ताकि उन लोगों के जो क्वालिटी और स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की है। टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वही एम्प्लॉय फॉलो करते हैं, लेकिन वो डिसीजन अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर लिया जाए तो काफ़ी कारगर होता। इसलिए ज़रूरी क्या है, उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट, मेकिंग जॉब मोर इंटरेस्टिंग, जो उनका काम है उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग करिए, तब जाके वो काम को काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे, राइट। ये ऐसे स्टडीज़ है, तभी जाकर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में, आईटी पार्क में जाइए, बड़े बड़े कंपनी के अंदर बड़े बड़े कैफेटेरिया है, स्विमिंग पूल्स है, अलग अलग गेम्स है। क्योंकि इंजीनियर जो काम करता है, फिजिकल एफर्ट कम होता है लेकिन मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। उस मेंटल स्ट्रेस से अगर बाहर आना है तो ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर थोड़ा बहुत वो इन ब्रेक कर लेता है तो इस मेंटल स्ट्रेस से वो बाहर आके फिर से रिफ्रेश हो सकता है। यही एक रीज़न है इतने बड़े लेवल पे इतना सारा पैसा जो है एमिनिटीज़ में, ऐसे अलग अलग चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में आईटी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, राइट। सो आई होप द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव। जिस देश के हम लोग हैं, जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस देश में हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस देश के प्रति भी हमारे बिजनेस की कोई जिम्मेवारी बनती है, राइट। जैसे कि कल ही मोदी जी ने कहा था, क्या कहा है भाई, अपने लोकल का वोकल बने, राइट। क्योंकि हमारा लोकल का वोकल बनेंगे तभी हमारा लोकल ग्लोबल जाएगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से हमारा जो लोकल है उसने उस देश के प्रति अपनी जो ईमानदारी है वो रखनी चाहिए। जैसे कि फेयर अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड प्रोग्रेस, सभी लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए काम करने का एक ज़रिया बनना चाहिए बिजनेस ने। प्रोड्यूस एज पर द नेशंस प्रायोरिटी, देश में अभी बिजनेस के पास रिसोर्सेस है और उस रिसोर्सेस के हिसाब से वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। लेकिन देश में अभी किस चीज़ की ज़रूरत है वो ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। मान लो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अभी के सिनारियो में कोरोना के हिसाब से पीपी किट्स की काफ़ी ज़रूरत है। आज एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके पास सारे रिसोर्सेस है, उन सारे रिसोर्सेस का यूज़ करके वो पीपी किट बना सकती है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि पीपीटी किट में अगर मुनाफा में हम कोई और हमारे मेडिसिन बनाएंगे तो विल इट बी विद द नेशन ऑब्जेक्टिव? नो, इट वोंट बी विद द नेशन ऑब्जेक्टिव। देश की क्या ज़रूरत है, क्या मांग है, उसे ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प इन मेकिंग द नेशन सेल्फ डिपेंडेंट, राइट, सेल्फ डिपेंडेंट, स्वदेशी, राइट, आत्मनिर्भर, इसी के बारे में मोदी जी कह रहे थे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड development. Enterprise plays a vital role in economic growth and development. Economic growth is achieved when there is quantitative growth in the production of the goods and services. When business plays a vital role, there is growth in the production and goods and services. Once there is increase in the production of the goods and services, then there is automatically increase in the income. The income will lead to increase in the standard of living, and once there is increase in standard of living, we can achieve economic development. Is this point clear? Is this point clear? So here we end the discussion on what are the objectives of the business. So what are the main 5 objectives of the business? Organic objective, or you can say the survival objective, economic objective, that is the profit objective, third is social objective, fourth is human objective, and fifth is national objective. These are all the objectives for which a business runs, right, or business should run. Now understand what are the constraints, or you can say the hurdles, before attaining or gaining these objectives. इन objectives को पूरा करने के लिए क्या क्या hurdles हमारे बिजनेस में है वो हमें देखना है।
पहला है लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आपके पास रिसोर्सेस है, लेकिन रिसोर्सेस का ठीक तरह से इस्तेमाल कैसा करना है इसकी सही अगर जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के रिसोर्सेस वेस्ट करो। तो सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन अगर सही इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप वेस्ट करोगे अपने रिसोर्सेज को। रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है आपके पास रिसोर्सेज सब है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करने से रोका जा सकता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में आज आप बाहर जाके काम कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही था कि आप अभी घर बैठो। अभी नुकसान हुआ तो चलेगा, लेकिन अभी घर बैठना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, राइट। बहुत बार ऐसे होता है, हम पुणे, मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहरों की बात नहीं करते हैं, लेकिन इन कैपिटल्स, इन मेजर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के अगर आप किसी भी स्टेट के छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट नहीं होता। ड्यू टू इनएडिक्वेसीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर यू डोंट फाइंड बिग बिग इंडस्ट्रीज कमिंग इन एंड इन्वेस्टिंग इन देयर बिग प्रोजेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। अब कोरोना का ही देख लो, कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, पूरा विश्व एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जाने वाला है, बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, ऐसा आएगा, इकोनॉमिक में सब तहस नहस हो जाएगा, राइट। अब ये बदलते हुए इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने ऊपर देखे, ये किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस कंस्ट्रेंट्स व्हाइल अचीविंग आवर मेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच अ बिजनेस फेसेस, राइट। फर्स्ट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यही तय नहीं कर पाते हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम ऑब्जेक्टिव एक सेट करते हैं और काम दूसरे ही ट्रैक पे करने लगते हैं, राइट। सो ऐसा भी प्रॉब्लम होता है बहुत बार, हमारा इंटेंशन कुछ है और हम कर कुछ और रहे हैं। तो बिज़नेस में ऐसा ही बहुत बार होता है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव कुछ है और उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ के हम दूसरे ही ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। या फिर मान लो बिज़नेस का कोई ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग इज़ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, राइट। तो बिज़नेस में ये कहा जा रहा है कि उस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है तो आपको लो क्वालिटी गुड्स बेचना होगा। अगर आप लो क्वालिटी गुड्स बेचोगे तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें इसे कहा जाता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। बहुत बार हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारे प्लांट का लोकेशन कहाँ होना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा साइज ऑफ प्लांट जो है वो कितना होगा, राइट। फिर उसके हिसाब से हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उतना पैसों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत बार ये तय करने में भी कठिनाई होती है कि हमारा प्लांट कहाँ होगा और क्या साइज़ का होगा, राइट। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बहुत बार इंडस्ट्री में बहुत से बिजनेस के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, राइट। तो जब रिलेशन अच्छे नहीं होते तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एक दूसरे का गला काटने में लग जाते हैं, जिसमें कि दोनों भी बिजनेसेस का नुकसान होने लगता है। मान लो दो कोई मोबाइल कंपनी वीवो ओप्पो है, राइट। इतने झगड़े कर रहे, एक का बैनर लगा था उसके बाजू में उसका बैनर पक्का है। देखो गांव में, हर गांव में है कि नहीं ऐसा, एक वीवो का लगा कि एक ओप्पो का। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बस गला काटने में कोई ही बैठे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होने की वजह से, इसकी वजह से बहुत से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपत्ति आती है, राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस यानी पैसे की बहुत किल्लत होती है भाई, पैसा थोड़ी आसान है। अब जैसे सिचुएशंस आ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। आप बहुत सा माल क्रेडिट पे उधार पे दे देते हो। जब आप पैसा बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा माल आप उधार पे दे दोगे तो फिर उसका पैसा लेट आएगा। पैसा लेट आएगा तो आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा जिससे कि आप वर्किंग रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सको। तो आप रॉ मटेरियल खरीदने में देरी होगी तो वापस से गुड्स बनाने में देरी होगी। ये देरी क्यों है? क्योंकि आपने चीज़ें उधार बेची है, राइट। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसे ठीक तरह से मैनेज होना चाहिए, राइट। अगर आपका पैसे का फ्लो ठीक तरह से है बिजनेस में तो ही बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करता है। साइकिल की चेन की तरह है फाइनेंस। अगर चेन टूट गई तो साइकिल रुक जाती है, ठीक उसी तरह से फाइनेंस एक्ट करता है बिजनेस पे। अगर साइकिल बिजनेस जो है एक साइकिल है तो उसकी चेन जो है वो फाइनेंस है, राइट। उसकी चेन जो है वो फाइनेंस है, राइट। सो दिस आर द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए
ये भी एक प्रॉब्लम दर्शाता है, राइट। हायरार्की क्या होंगे, टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग होने चाहिए, मिडिल लेवल पे कौन होने चाहिए, ग्राउंड लेवल पे कौन होने चाहिए। नाउ दिस आर द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभार जो टॉप मैनेजमेंट बात बोलता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को एक्सेप्टेड नहीं होती, या मिडिल लेवल को एक्सेप्टेड नहीं होती। लोअर लेवल जो बोल रहा है वो टॉप मैनेजमेंट को एक्सेप्टेड नहीं होती, फिर वो स्ट्राइक होने लगता है, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसी चीज़ें होने लगती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। कभी कभार मार्केटिंग सही नहीं होती, जिस तरह से हम चाहते हैं कि सर्वे हो, मार्केटिंग हो, कभी कभार प्रोडक्ट का उस तरह से सर्वे या मार्केटिंग नहीं हो पाता। दिस आर द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग टीम कभी कभार एफिशिएंट नहीं होती, सही लोग मार्केटिंग में ना हो तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही नहीं होगी, अगर मार्केटिंग सही नहीं होगी तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, फिर प्रोड्यूस करके भी कुछ मतलब नहीं आता। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज़। कभी कभार लीगल फॉर्मेलिटीज़ को लेकर भी प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी है, और अगर आप उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने में असक्षम रहे तो हो सकता है आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रॉब्लम में आ सकती है, राइट। सो ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है इसे फुलफिल करना भी एंटरप्राइज के लिए काफ़ी दिक्कत है। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी कंपनीज एक्ट के मुताबिक दिए गए नियम है उसका ठीक तरह से पालन हो, और आरओसी को टाइम टू टाइम जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है या इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाए। अगर आप उसमें कहीं चूक गए तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे मैंने अभी कहा कि ये शायद पॉइंट डबल आ गया, ऊपर मैंने बताया था कि इंडस्ट्री में आपके दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रिलेशन है ये भी डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस में कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपके साथ सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं, जियो और जीने दो वाले अगर आपके संबंध है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपके रिलेशन शोर है इंडस्ट्री के अंदर तो ये बात तय है कि आपको एक थ्रो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आगे जाना पड़ सकता है, जो कि हर्डल बन सकता है आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, राइट। सो दिस आर ऑल द एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स विच एंटरप्राइज माइट फेस। मैंने एक एग्जांपल दिया है डेयरी प्लांट, राइट। मैं अगर एक डेयरी प्लांट शुरू करूं तो उसके अंदर ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये यहाँ पे मैंने सेट किया है। आपको छोटी एक्टिविटी करना है, कोई भी एक इंडस्ट्री जो आप चालू करना चाहो उसके बारे में सोचना है, और फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं उसे डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने डेयरी लिया है, अगर मैं डेयरी चालू करूँगा तो मेरी डेयरी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अच्छा क्वालिटी दूध लोगों तक पहुँचे जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे या पैसा ज़्यादा कमाऊँ, राइट। फिर दूसरा है लोकेशन एंड साइज़। मेरे डेयरी प्लांट का लोकेशन क्या होगा और मेरे डेयरी प्लांट का साइज़ क्या होगा, कितने गाय होंगे, भैंस होंगे, और किस लेवल पे मैं प्रोडक्शन करूँगा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्री रिलेशन, और जो डेयरी वाले जो है और कितने लोग इस बिजनेस में इंडस्ट्री में है उनके साथ मैं किस तरह से रिलेशन मेंटेन करने वाला हूँ। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस, अब जो डेयरी इंडस्ट्री जिस लेवल की है, जिस साइज़ के मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए पैसा जो लगने वाला है उसका मैं मैनेजमेंट किस तरह से करूँगा। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेरी डेयरी में कैसे हायरार्की होगी, मैनेजर कौन होगा, सब मैनेजर कौन होगा, ग्राउंड लेवल पे स्टाफ कौन होगा, वो कैसे काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग, मैं मेरे डेयरी के प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किस तरह से करूँगा, मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुझे फुलफिल करनी है, राइट। सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स विच आई नीड टू एड्रेस फॉर माई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ डेयरी। इस तरह से आप लोग के आपको कोई इंडस्ट्री एग्जाम्पल आप आपके मन में पकड़ो कि आपको कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, और उसके हिसाब से तय करना कि कौन से प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम आपको सामने आ सकते हैं। ज़रा सोचने की उसके ऊपर कोशिश करना। अभी क्लियर? So here we end our entire discussion on the objectives of an enterprise and the constraints। तो हमने यहाँ कवर की है पूरी थ्योरी, यहाँ पे हमने पूरा थ्रो थ्योरी का जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग कर ली है। वी हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल paragraph of your module. You may check your module. We have covered each and every point and each and every line of your module, right? So here we end the enterprise objectives and constraints. I hope the discussion is very much clear. Thank you so much.